अनकही धुन। नंदिनी एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। उम्र यही कोई 15.5 या 16 के आसपास, 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। हर सुबह स्कूल की लाल ईंटों वाली इमारत की तरफ जाते हुए उसकी चोटी हवा में लहराती थी और आंखों में सपनों का एक सादा सा संसार तैरता रहता था। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर उसके पास किताबों से परे एक दुनिया थी, जहां मिट्टी की खुशबू, चूड़ियों की खनक और माँ की चुप सलाहें थीं। प्यार, मोहब्बत, रोमांस जैसे शब्द उसके जीवन में उतने ही अजनबी थे जितनी किसी पहाड़ी गांव में समंदर की लहरें। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि वो किसी भी नज़र को झुका दे। मगर नंदिनी को खुद का ही अंदाजा न था कि वो कितनी खास है। वो बस अपने सपनों में मस्त रहती, खेतों की पगडंडियों पर चलते हुए कभी कोई गुनगुनाती तो कभी बादलों से बातें करती। एक दिन स्कूल में नई कविता प्रतियोगिता रखी गई। नंदिनी ने पहली बार दिल से कुछ लिखा, कुछ ऐसा जो उसे भी समझ नहीं आया, पर सुनने वालों की आंखें नम कर गया। शायद वो मासूम एहसास था जो शब्द बनकर बाहर आ गया था। कहानी अभी शुरू ही हुई थी। नंदिनी को अभी दुनिया जाननी थी, प्यार से परे, खुद से मुलाकात की शुरुआत। कविता प्रतियोगिता के बाद स्कूल में जैसे सब कुछ बदल गया। वो नंदिनी, जिसे पहले सिर्फ चुप रहने वाली लड़की के नाम से जाना जाता था, अब सबकी नज़रों में थी। उसके शिक्षक ने उसकी पीठ थपथपाए और कहा, तुम में कुछ खास है नंदिनी। तुम्हारी लिखी बातों में दिल की गहराई है। नंदिनी मुस्कुराई, पर खुद को अब भी वही समझती थी, गांव की एक साधारण लड़की, जिसके पास बस ख्वाब थे और सादगी। फिर एक दिन स्कूल में एक नई पोस्टिंग हुई, अंग्रेजी के नए शिक्षक आदित्य सर। उम्र होगी कोई 25 के करीब, पर बातों में गंभीरता और आंखों में एक गहराई थी। वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ लिखने को भी प्रेरित करते। जब उन्हें नंदिनी की कविता की कॉपी हाथ लगी, तो वो चौंक गए। तुमने ये खुद लिखा है? उन्होंने पूछा। नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया। कभी कोशिश की है किसी पत्रिका में भेजने की? वो क्या जवाब देती? पत्रिका तो उसने बस किताबों में पढ़ी थी। तब आदित्य सर ने उसे नई राह दिखाई। उन्होंने उसे प्रेरित किया कि वो अपने लेखन को और निखारे, दुनिया से बांटे। धीरे धीरे नंदिनी की दुनिया बदलने लगी। अब वो स्कूल के बाद देर तक खेतों के किनारे बैठकर लिखती, कभी चांद को देखती तो कभी सुनी राहों को। उसे अब अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। उसकी एक कविता एक स्थानीय अखबार में छपी, गांव की लड़की की कलम नाम से। घर में सब चकित रह गए, और नंदिनी, वो अब भी वही थी, बस थोड़ी और खुद से जुड़ गई थी। अखबार में कविता छपने के बाद नंदिनी के लिए जैसे नई दुनिया के दरवाजे खुलने लगे। गांव के लोग, जो पहले कहते थे लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी, अब कहते नंदिनी तो पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। मगर ये तारीफें सबको रास नहीं आईं। उसके कुछ रिश्तेदारों ने माँ से कहना शुरू किया, अब बस करो इसकी पढ़ाई, उम्र ज्यादा हो रही है, शादी की बात सोचो, कल को उड़ जाएगी हाथ से। माँ चुप रहती, पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। एक दिन नंदिनी ने घर लौटते वक्त माँ को किसी से कहते सुना, हम गरीब लोग हैं, ज्यादा सपने नहीं पालने चाहिए, लड़की है, पढ़ा दिया बहुत, अब बस शादी कर देनी चाहिए। उस रात नंदिनी सो न सकी। एक अजीब बेचैनी उसके दिल में बैठ गई। क्या उसका सपना अब यही थम जाएगा? क्या उसने जो लिखना शुरू किया था वो अधूरा रह जाएगा? दूसरे दिन स्कूल में उसने आदित्य सर से बात की। उसने सब कुछ बता दिया, घर की हालत, माँ की चिंता और उसके डर। आदित्य सर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम अगर रुक गई तो कई नंदिनी फिर से आवाज उठाने से डर जाएंगी। तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये उन सब का सपना है जो खुद को तुम्हारे शब्दों में पाती हैं। उनकी बातों ने नंदिनी के भीतर कुछ जगा दिया। उसने तय किया कि अब वो डर के नहीं, हिम्मत के साथ जिएगी। उसने एक चिट्ठी तैयार की अपनी माँ के नाम। उसमें उसने लिखा, मैं उड़ना नहीं छोड़ूंगी माँ, लेकिन जब भी जरूरत हो लौट आऊंगी। ... तुम्हारे पास, मुझे उड़ने दो। माँ ने चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखें भीग गईं। वो जानती थी कि नंदिनी अलग है, उसकी सोच, उसकी ख्वाहिशें आम नहीं। माँ ने पहली बार खुलकर कहा, जा बेटा, अगर तेरे पंख खुले हैं तो उड़ान रोकना पाप होगा। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी। वो दिन नंदिनी की जिंदगी का मोड़ बन गया। आदित्य सर ने उसकी मदद से शहर के एक प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थान में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करवा दिया। हफ्तों तक इंतजार रहा, फिर एक दिन पोस्टमैन एक लिफाफा लेकर आया। नंदिनी को स्कॉलरशिप मिल गई थी। अब तक खेतों और पगडंडियों की साथ ही रही नंदिनी पहली बार बस में बैठकर शहर की ओर निकली। शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें, भीड़, सब उसे अजनबी लगे। लेकिन दिल में एक आग थी अपने शब्दों से कुछ बदलने की। संस्थान में उसका पहला दिन था।
वहाँ के छात्र अंग्रेजी में धाराप्रवाह बात करते थे, खुले विचार रखते थे। नंदिनी थोड़ी सहमी, लेकिन खुद से कहा, मैं भी सीख जाऊंगी। धीरे धीरे वो वहाँ की सबसे अलग आवाज बन गई। उसकी कविताओं में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, माँ की ममता थी, और एक लड़की की वो चुप पुकार। किताब के विमोचन के बाद नंदिनी को पहचान मिलने लगी। वो अब केवल एक लेखिका नहीं रही, वो एक आवाज बन गई थी। गांव की लड़कियां उसे देखकर सपने देखने लगी थीं। शहरों से पत्रकार आते, इंटरव्यू करते और उसकी सादगी के कायल हो जाते। पर हर रोशनी के पीछे एक परछाई भी होती है। एक दिन नंदिनी को खबर मिली कि उसके गांव की एक किशोरी की जबरन शादी कर दी जा रही है। लड़की नंदिनी की ही तरह 10वीं कक्षा की छात्रा थी। उसका सपना भी पढ़ाई करना था, पर परिवार ने गरीबी के नाम पर उसकी जिंदगी तय कर दी थी। नंदिनी तुरंत गांव पहुंची। इस बार वो सिर्फ बेटी नहीं, एक आवाज, एक ताकत बनकर लौटी थी। गांव की पंचायत के सामने उसने सवाल उठाए, जब मैं पढ़ सकती हूँ तो राधिका क्यों नहीं? जब मेरी माँ मेरा साथ दे सकती है तो बाकी माँ बाप क्यों नहीं? बहुत बहस हुई, कुछ नाराज हुए, कुछ चुप रहे, लेकिन उस दिन पंचायत ने फैसला बदल दिया। शादी टाल दी गई। राधिका फिर स्कूल लौटी। उस रात नंदिनी ने अपनी डायरी में लिखा, शब्दों से किताबें बनती हैं, पर जब शब्द खड़े हो जाएं तो समाज बदलता है। अब नंदिनी सिर्फ लेखिका नहीं रही, वो एक मुहिम की शुरुआत कर चुकी थी, कलम की उड़ान, जिसके तहत वो गांव-गांव जाकर लड़कियों को लिखना, बोलना और सपने देखना सिखाती थी। कलम की उड़ान मिशन दिन ब दिन फैलने लगा। नंदिनी अब सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ गांवों तक अपनी पहुंच बना चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बुलावे आने लगे। वो जहां जाती, लड़कियों की आंखों में उम्मीद जग जाती। लेकिन सफलता की रोशनी के बीच नंदिनी का अपना दिल एक बार फिर अकेला महसूस करने लगा। शहर लौटने पर उसे आदित्य सर से एक पुराना ईमेल मिला, बहुत महीनों बाद। उसने लिखा था, नंदिनी, तुमने जो किया है उस पर गर्व है, लेकिन क्या तुम्हें कभी खुद से बात करने का वक्त मिला? कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे शब्दों के बीच तुम्हारी अपनी कहानी खो गई है? ये पढ़कर नंदिनी की आंखें भर आईं। सच तो यही था, वो दुनिया को पढ़ना सिखा रही थी, पर खुद से संवाद करना भूल गई थी। वहीं उसी दौरान उसे न्यूयॉर्क में एक ग्लोबल यंग चेंजमेकर्स समिट में बोलने का निमंत्रण मिला। ये उसका अब तक का सबसे बड़ा मंच था, लेकिन वक्त कम था, तैयारी अधूरी थी, और सबसे बड़ी बात, अब की बार दिल में डर था। क्या वो वहां भी अपनी मिट्टी की भाषा में बोल सकेगी? माँ ने देखा कि नंदिनी खामोश है। एक रात उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जो दिल से निकले वही दुनिया समझती है। तू कहीं भी जा, तेरे शब्दों की जड़ें यही हैं, ये कभी सूखेंगी नहीं। न्यूयॉर्क का मंच, हजारों लोगों के सामने खड़ी नंदिनी ने एक पल आंखें बंद की, फिर हिंदी में बोलना शुरू किया। मैं उस मिट्टी से आई हूँ जहाँ लड़कियों के सपने अक्सर धूल में मिल जाते हैं, पर कभी कभी एक कलम, एक माँ और एक हिम्मत वो सपना बचा लेती है। तालियों की गूंज उस दिन सिर्फ मंच पर नहीं, उसके भीतर तक जा पहुंची। न्यूयॉर्क सम्मेलन के बाद नंदिनी कुछ दिन वहीं रुकी, सिर्फ खुद के लिए। पहली बार कोई मंच, कोई मिशन नहीं था, बस वो और उसकी डायरी। एक शाम वहां के एक किताब मेले में उसकी मुलाकात आरव नाम के एक लेखक से हुई। वो भारतीय मूल का था, लेकिन अमेरिका में पला बड़ा। कविता उसका जुनून था, और सोच में वो बेहद शांत और गहरा था। आरव ने नंदिनी की किताब पढ़ी थी। वो बोला, तुम्हारी कविताएं कोई पढ़ता नहीं, महसूस करता है। वो सिर में नहीं, सीधा दिल में उतरती हैं। नंदिनी मुस्कुरा दी, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शायद क्योंकि उन्हें मैंने भी सिर से नहीं, अपने अंदर की सबसे चुप जगह से लिखा है। उनकी बातचीतों ने दोस्ती का रूप लिया, फिर एक अजीब सी समझदारी में बदल गई। आरव उसे खुद की थकी थकी आत्मा से मिलने का समय देता, और वो उसे जमीन से जुड़ना सिखाती। पर नंदिनी जानती थी, वो किसी रिश्ते के लिए नहीं बनी थी। उसका रास्ता अब भी अकेले चलने का था, लेकिन इस बार दिल में कोई साथ चल रहा था, दूर से। एक दिन विदा के वक्त आरव ने उससे कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारा रास्ता रोशनी वाला है, मेरा थोड़ा साया सा। पर अगर कभी थक जाओ तो याद रखना, कोई है जो तुम्हारे शब्दों को पढ़ने से पहले उन्हें महसूस करता है। नंदिनी ने बस एक पंक्ति कही, शायद एक दिन मेरी चुप्पी भी कविता बन जाए, और तब तुम उसे पढ़ पाओगे। अब नंदिनी वापस भारत लौट आई थी। कलम की उड़ान अब एक आंदोलन बन चुका था, और वो अब भी उसी सादगी में जीती, लेकिन अब उसके शब्दों में एक नई परिपक्वता थी, प्यार की, बिछड़ने की, और फिर भी मुस्कुराते रहने की। समय बीतता गया। नंदिनी अब 28 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी दूसरी किताब
तू अभी बाकी है बेस्टसेलर बन चुकी थी। उसे देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान कविता सम्मान पदक से नवाजा गया। लेकिन तभी एक दिन एक अनजानी थकावट उसके साथ चलने लगी। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए और फिर एक शब्द बोला जो उसकी जिंदगी को थाम सा गया, लिम्फोमा, एक प्रकार का कैंसर। पहले तो नंदिनी चुप रही, फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी जिंदगी तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों की परीक्षा लेने बुलाती है। क्या मैं अब भी वैसी ही नंदिनी रह पाऊंगी? इलाज शुरू हुआ, बाल झड़ने लगे, कमजोरी बढ़ती गई, पर कलम नहीं छूटी। अस्पताल के बिस्तर से ही वो अपनी तीसरी किताब लिखने लगी, मैं फिर लौटूंगी, एक कैंसर पेशेंट की डायरी जिसमें हर दर्द कविता बन गया। उसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ, नंदिनी अस्पताल में व्हीलचेयर पर बैठी बच्चियों को ऑनलाइन कविता सिखा रही थी। वीडियो की एक लाइन सबकी आंखें नम कर गई, अगर मेरी सांसें कम हैं तो क्या हुआ, मेरी आवाज अब और ऊंची होनी चाहिए। आरव ने वो वीडियो देखा और अगली ही फ्लाइट से भारत आ गया। अस्पताल में उसने नंदिनी का हाथ थामा और पहली बार बोला, अब की बार मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर तू लौटेगी तो हम मिलकर उड़ेंगे, और अगर तू थकेगी तो मैं लिखूंगा तेरे हिस्से की कविताएं भी। 3 महीने बाद इलाज रंग लाया। नंदिनी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी तीसरी किताब ने लाखों दिलों को छुआ। उसे वर्ष की सबसे प्रभावशाली महिला का पुरस्कार मिला। और एक दिन मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं जिंदा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि दवाएं चली, मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आवाज कभी मरने नहीं दी। वक्त धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चलता रहा। नंदिनी अब 35 की हो चुकी थी। उसके बालों में कुछ सफेदी उतर आई थी, लेकिन आंखों में वो ही चमक थी जैसे कोई आग अब भी शांत नहीं हुई हो। अब वो छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में अनकही धुन फेलोशिप के जरिए हजारों लड़कियों को पढ़ा रही थी, न केवल लिखना बल्कि खुद को पहचानना सिखा रही थी। वो अब माँ भी थी, एक 6 साल की गोद ली हुई बच्ची की, जिसका नाम उसने रखा मीरा। मीरा में उसे अपनी पुरानी परछाई नजर आती थी, शांत, जिज्ञासु और शब्दों से खेलने वाली। एक दिन मीरा ने पूछा, माँ आप क्या बनना चाहती थी जब आप छोटी थी? नंदिनी मुस्कुराकर बोली, बस कुछ हिस्सा जो किसी की चुप्पी को आवाज दे सके। लगता है मैं बन गई। और समय की धारा नंदिनी के जीवन को कभी भी थमने नहीं देती थी। अब जब उसके शब्द हर जगह गूंज रहे थे, जब उसने खुद को न सिर्फ एक लेखिका बल्कि एक आंदोलनकर्ता के रूप में स्थापित कर लिया था, वह फिर से एक और नई यात्रा पर निकलने को तैयार थी। वह जानती थी कि उसकी यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उस हर लड़की की यात्रा थी जो किसी न किसी रूप में अपनी आवाज ढूंढ रही थी। फेलोशिप और कविता कार्यशालाएं अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विभिन्न देशों में फैली हुई थी। नंदिनी अपने मिशन को और भी बड़े स्तर पर लेकर जा रही थी। उसने एक नया विचार लिया, एक नया कदम बढ़ाया, प्रेरणा और सशक्तिकरण के लिए कलम की उड़ान को एक वैश्विक आंदोलन में बदलना। नंदिनी अब लड़कियों और महिलाओं को सिर्फ लिखने की कला नहीं सिखाती थी, बल्कि उन्हें अपनी आवाज को पहचानने और उसे दुनिया के सामने लाने का मार्गदर्शन भी देती थी। उसने विश्वभर में साहित्यिक कार्यशालाएं शुरू की, जहां महिलाओं के संघर्षों और उनके अनुभवों को शब्दों में ढाला जाता था। दूसरी शुरुआत, एक दिन नंदिनी के पास एक अनोखा पत्र आया। ये पत्र था नीलम, एक लड़की का, जो पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से थी। नीलम ने अपने पत्र में लिखा, मैम, मुझे लगता है कि मैं भी कभी कुछ बन सकती हूँ जैसे आप हैं। मुझे भी अपनी आवाज दुनिया तक पहुँचानी है। क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? ये पत्र पढ़ते ही नंदिनी की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे लगा जैसे वह एक नई लड़ाई में उतरी है, एक ऐसी लड़ाई जो न सिर्फ साहित्य की थी बल्कि हर लड़की की पहचान और उसकी आवाज की थी। वह नीलम से मिलने पाकिस्तान गई और वहां की कठिन परिस्थितियों में भी उसने नीलम को अपने पैरों पर खड़ा किया। नंदिनी ने उसे सिखाया कि अगर आत्मविश्वास हो तो कोई भी सीमा उसे रोक नहीं सकती। नीलम ने अपने गांव में एक छोटा सा साहित्यिक समूह शुरू किया और आज वह भी अपनी कविताओं के साथ मंच पर खड़ी होती है। सभी धुनों का मिलन नंदिनी के जीवन का सबसे सुंदर पल तब आया जब उसने अपने आंदोलन के कई साल बाद पहली बार सभी धुनों का मिलन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव आयोजित किया। यह महोत्सव न केवल लेखकों और कवियों का था बल्कि उन सभी महिलाओं का था जो शब्दों के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहती थीं। वह महोत्सव एक दिन ऐसा बन गया जहां दुनिया भर की महिलाएं एक मंच पर आकर अपने शब्दों के साथ खड़ी होती थीं, एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करती थीं और अपने संघर्षों को लय में ढालती थीं। नंदिनी के लिए यह एक संपूर्णता का एहसास था, उसका सपना अब हर कोने में आकार ले चुका था। नंदिनी के जीवन में जब एक नया अध्याय शुरू हुआ
तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कृत्यों से भी बदलती है। कलम की उड़ान अब एक बड़ा आंदोलन बन चुका था, लेकिन नंदिनी को अपनी प्राथमिकता का फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। वह खुद को कुछ और समय के लिए एक नई पहचान के साथ ढूंढ रही थी। एक दिन एक बड़ा चुनावी मुद्दा सामने आया। देश में महिलाओं के अधिकारों पर हो रही बहस ने उसे अंदर तक हिला दिया। नंदिनी ने महसूस किया कि उसके शब्दों का प्रभाव अब सिर्फ साहित्य में नहीं बल्कि समाज में भी पड़ सकता है। क्या वह खुद को एक और भूमिका में ढाल सकती है? उसे यह सवाल कई महीनों से परेशान कर रहा था। क्या वह सिर्फ कवि और लेखिका बनी रहेगी या उसे समाज के लिए कुछ और करना चाहिए? नई लड़ाई। एक दिन नंदिनी को एक अनमोल अवसर मिला, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण आयोग में सदस्य बनने का। ये प्रस्ताव उसके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसके अंदर की आवाज ने उसे यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। ये सफर आसान नहीं था। हर कदम पर उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, तो कुछ उसे अपना आदर्श मानते हुए समर्थन दे रहे थे। लेकिन नंदिनी ने तय किया कि वह केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी। सिस्टम से टकराव। नंदिनी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर काम करना शुरू किया, खासकर ग्रामीण इलाकों में। वहां उसने देखा कि कई लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, उन्हें बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता था और कई बार उनके पास शारीरिक या मानसिक सहायता नहीं होती थी। नंदिनी ने तत्कालीन सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए और कुछ उच्च अधिकारियों को चुनौती दी। उसने सबको ये समझाया कि सिर्फ कानून और नियमों से काम नहीं चलेगा, हर एक लड़की की कहानी, हर एक सपने को जीने का अधिकार देना होगा। इसके बावजूद नंदिनी को कई जगहों पर असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा जो महिला सशक्तिकरण के विरोधी थे। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत उसकी कलम और उसकी आवाज ही थी। मूल्य और उद्देश्य। एक दिन नंदिनी को एक बच्ची ने अपनी कविता सुनाई, जो उसने नंदिनी की किताब अनकही धुन से प्रेरित होकर लिखी थी। उस छोटी सी लड़की के शब्दों में कुछ ऐसा था जो नंदिनी को अपनी जिंदगी की असली मिशन का एहसास दिलाता है। बच्ची ने कहा, मेरी आवाज में ही हूँ, हर दर्द को मैं गूंजने दूंगी, कलम से बनाऊंगी रास्ता, क्योंकि मैं हर सीमा को पार करूंगी। नंदिनी को समझ में आया कि यह लड़ाई सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। वह जो कर रही थी वह सिर्फ समाज में बदलाव लाने के लिए नहीं था, बल्कि हर उस लड़की के लिए था जो किसी न किसी रूप में अपनी पहचान को खोजने की कोशिश कर रही थी। नई शुरुआत, नया परिवार। नंदिनी के जीवन में अब एक और नई शुरुआत हो रही थी। उसकी एक और परिभाषा सामने आ रही थी। उसने सशक्तिकरण के साथ साथ समाज सेवा और शिक्षा को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। अब वह अपनी बेटी मीरा और पति आरव के साथ मिलकर अपनी संस्था वॉइस फॉर चेंज चला रही थी, जो न केवल साहित्यिक कार्यशालाएं चलाती थी बल्कि उन क्षेत्रों में भी काम करती थी जहां महिलाओं के लिए बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। आरव ने हमेशा उसे समर्थन दिया, लेकिन नंदिनी अब जानती थी कि उसकी यात्रा केवल परिवार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा आंदोलन बन चुकी थी। उसकी कविता, उसकी आवाज अब एक आंदोलन में बदल चुकी थी, जो हर उस महिला को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका देती थी जो कभी चुप थी। विकट चुनौती। एक दिन नंदिनी को एक अप्रत्याशित खबर मिली। उसकी संस्था वॉइस फॉर चेंज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। यह एक बड़ा झटका था और उसका दिल टूट गया था। लेकिन वह जानती थी कि यह कोई सामान्य आरोप नहीं था, यह एक गहरी साजिश थी ताकि उसका आंदोलन रुक जाए। नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने सबूत जुटाए, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः सत्य को सामने लाया। इसके बाद उसका आंदोलन और भी मजबूत हुआ। नंदिनी ने यह साबित किया कि यदि उद्देश्य सही हो तो किसी भी शक्ति के सामने हार मानना असंभव है। अगला कदम। नंदिनी अब एक नई शक्ति बन चुकी थी। वह हर उस लड़की के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रही थी। अब वह सिर्फ कवि नहीं, एक समाज सुधारक और एक नेता बन चुकी थी जो अपनी कलम से बदलाव की लड़ाई लड़ रही थी। अब उसे केवल अपनी आवाज से दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि औरों को भी अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने का काम करना था। नंदिनी की आवाज अब उन लाखों महिलाओं तक पहुंच चुकी थी जिन्हें कभी अपनी पहचान तलाशने का अवसर नहीं मिला। उसकी संस्था वॉइस फॉर चेंज अब एक स्थिर और प्रभावशाली संस्था बन चुकी थी। वह खुद को एक मिशनरी की तरह महसूस करने लगी थी जो समाज के हर कोने में सशक्तिकरण की ज्वाला फैला रही थी। लेकिन एक दिन नंदिनी की जिंदगी में एक और मोड़ आया जो उसे एक नई परीक्षा में डालने वाला था। न्यूज चैनल्स पर सनसनीखेज खबर आई। राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख राजनीतिक दल ने महिला सुरक्षा और अधिकारों के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की थी।
ये बात नंदिनी को झकझोर कर रख दी। उसने महसूस किया कि अब उसका रास्ता सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता का नहीं, बल्कि एक राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन चुका था। इसलिए नंदिनी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह अब इस संघर्ष को और गहरा करने के लिए राजनीतिक मैदान में उतरने वाली थी। राजनीति की नई चुनौती। नंदिनी ने अपनी बात जनता तक पहुंचाने का एक नया तरीका अपनाया। वह चुनावी मैदान में उतरी। उसने एक छोटे शहर, जहां से वह आई थी, वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा खुद को एक स्वतंत्र कार्यकर्ता और लेखक के रूप में देखा था, लेकिन अब वह जानती थी कि समाज में सशक्तिकरण की असली जड़ें सत्ता में हैं। हालांकि उसका चुनावी मैदान एक कठिन संघर्ष बन गया। एक ओर जहां उसकी आवाज ने उसे एक बड़ा समर्थन दिया था, वहीं दूसरी ओर उसे सत्ता और भ्रष्टाचार से जूझना था। हर कदम पर उसे अपनी ईमानदारी और मिशन के साथ समझौता करने का दबाव डाला जा रहा था। नंदिनी ने खुद से कहा, मैं अपनी आवाज को खोने नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो। संघर्ष और समर्थन। चुनाव प्रचार के दौरान नंदिनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे धमकियां मिल रही थीं और उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिशें हो रही थीं। लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने एक सशक्त आंदोलन खड़ा किया, जिसमें लोगों को यह समझाया कि उनका वोट केवल एक राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि एक सही दिशा में बदलाव के लिए होना चाहिए। वह हर गांव, शहर और कस्बे में जाती, अपनी बात रखती और ये बताती कि जब तक वह खुद सत्ता में नहीं आएगी, तब तक महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। एक दिन एक छोटी सी बैठक में नंदिनी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, ये चुनाव सिर्फ एक सीट के लिए नहीं है, ये चुनाव हमारे अधिकारों के लिए है। ये चुनाव उस आवाज के लिए है जिसे हमने अब तक दबाए रखा है। उसकी यह बात महिलाओं के दिलों में गहरी उतर गई। उन्होंने उसे और मजबूती से समर्थन दिया। प्रेरणा का असर। इस राजनीतिक संघर्ष के बीच नंदिनी ने देखा कि उसकी प्रेरणा और संघर्ष ने कितनी महिलाओं को जागरूक किया था। कई महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही थीं, अपनी आवाज को सुनाने के लिए तैयार थीं। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके संघर्ष का वास्तविक फल अब उभर कर सामने आ रहा था। लोगों में बदलाव की एक नई लहर पैदा हो रही थी। लेकिन इस संघर्ष के साथ एक और पहलू सामने आया। नंदिनी की व्यक्तिगत जिंदगी में भी अब एक तनाव आ गया था। उसकी पूरी ऊर्जा और समय अब इस राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में खर्च हो रहा था, और वह अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पा रही थी। एक दिन मीरा ने कहा, माँ, क्या आप कभी हमारी परवाह नहीं करेगी? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि उसने अपने परिवार को भुला दिया था, लेकिन वह अब भी यह मानती थी कि अगर वह अब ये लड़ाई जीतने में सफल हो जाती है, तो उसका परिवार भी गर्व महसूस करेगा। अंतिम मोड़। चुनावी नतीजे। जब चुनाव का दिन आया, तो नंदिनी को कई महीनों की कठिन मेहनत का नतीजा मिल गया। हालांकि उसे यह समझ आ गया था कि जीत और हार केवल राजनीति का हिस्सा है। असली जीत तब होती है जब आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करते। चुनाव के परिणाम के बाद नंदिनी ने जो पहली बात कही वही ये थी, चाहे मैं जीतूं या हारूं, ये संघर्ष अब और गहरा होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज में बदलाव लाना है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हर महिला को उसके अधिकारों का एहसास नहीं हो जाता। वह न केवल चुनावी नतीजों के बारे में सोच रही थी, बल्कि उसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब किसी महिला को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत न पड़े। उसकी यह सोच न केवल उसके लिए, बल्कि समग्र समाज के लिए एक मील का पत्थर थी। नए सवाल, नई शुरुआत। यहाँ पर नंदिनी के जीवन की एक नई कहानी शुरू होती है। अब वह केवल एक महिला नेता नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी थी जिसने न केवल साहित्य, बल्कि राजनीति और समाज सुधार में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। नंदिनी की राजनीतिक यात्रा ने उसे एक नई दिशा दी थी, लेकिन अब उसे और भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजे आने के बाद वह जानती थी कि जीत या हार कोई मायने नहीं रखती। असल लड़ाई तो अब समाज में बदलाव लाने की थी। वह ये समझ चुकी थी कि सत्ता में आने से ज्यादा जरूरी था लोगों को जागरूक करना और उनके भीतर बदलाव की ज्वाला जलाना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। चुनाव के नतीजे कुछ इस तरह रहे कि नंदिनी की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार को कभी स्वीकार नहीं किया। नंदिनी ने खुद से और अपने समर्थकों से कहा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी जीत तब होगी जब हम हर महिला और हर व्यक्ति को अपना अधिकार दिलवाएंगे, चाहे हमें कितनी भी बार गिरना पड़े। समाज में गहरी असहमति। अब जब नंदिनी के पास समय था, तो उसने खुद को समाज में बदलाव लाने के लिए एक नई योजना पर काम करना शुरू किया। वह जानती थी कि राजनीतिक रास्ते से अधिक प्रभावी तरीका समाज के हर स्तर पर जागरूकता फैलाना है। लेकिन ये रास्ता और भी कठिन हो गया। उसे कई ताकतों से सामना करना पड़ा, जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। एक दिन
नंदिनी ने महसूस किया कि कुछ प्रभावशाली लोग, जिनके पास समाज में बड़ी ताकत थी, उसकी योजनाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों में कुछ बड़े उद्योगपति, शहरी नेता और यहाँ तक कि कुछ भ्रष्ट सरकारी अफसर भी शामिल थे। वे चाहते थे कि नंदिनी का आंदोलन रुक जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलें। लेकिन नंदिनी ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी फेलोशिप के जरिए उन क्षेत्रों में जाकर काम करना शुरू किया जहां सबसे ज्यादा बदलाव की जरूरत थी। उसने गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में अपनी योजना लागू की, जहां महिलाओं के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के अधिकार तक नहीं थे। नए गठबंधन और बदलाव की शुरुआत। कुछ समय बाद नंदिनी को समझ में आया कि अगर उसे असल बदलाव लाना है, तो उसे अन्य संगठनों और आंदोलनों से भी जुड़ना होगा। उसने कई समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ गठबंधन किया। ये गठबंधन अब न केवल महिलाओं के अधिकारों, बल्कि शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच असमानता को खत्म करने के लिए भी काम कर रहा था। नंदिनी के साथ अब देश भर से कई प्रमुख समाजसेवी और कार्यकर्ता जुड़ गए थे। उनमें से एक थी जोया, एक समाजशास्त्री और महिलाओं के अधिकारों की सशक्त समर्थक। जोया ने नंदिनी से कहा, हमारी असल शक्ति हमारे गठबंधन में है। हम सब मिलकर असल बदलाव ला सकते हैं। ये संवाद नंदिनी के दिल में एक नई उम्मीद जगाता है, और वही सोचने लगती है कि अब उसका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक संघर्ष बन चुका है। नंदिनी की नई पहल, शक्ति की धारा। नंदिनी ने अपने आंदोलन का नाम शक्ति की धारा रखा। यह आंदोलन महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के अलावा शहरी और ग्रामीण विकास, बाल विवाह को खत्म करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के अधिकारों के लिए भी था। इस आंदोलन ने लोगों को जागरूक किया और उनके मन में ये भावना जागृत की कि समाज में बदलाव का एकमात्र तरीका समानता है। वह अब बड़े मंचों पर बोलने लगी। नंदिनी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में शहरी महिलाओं से लेकर गांवों की महिलाएं, सभी को एक साथ लाकर विशाल सभा आयोजित की। हर सभा में नंदिनी ने ये संदेश दिया, हमारी लड़ाई किसी एक के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। जब तक समाज की हर महिला और बच्ची को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक हम रुकेंगे नहीं। उसकी ये बातें अब न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी सुनाई देने लगी थी। व्यक्तिगत संघर्ष, परिवार और मिशन के बीच संतुलन। इस नई यात्रा के बीच नंदिनी को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, अपने परिवार के साथ समय बिताना। उसकी बेटी मीरा और पति आरव अब उसे काफी मिस करने लगे थे। मीरा ने एक दिन कहा, माँ, क्या तुम हमें कभी अपने साथ समय दोगी? ये सवाल नंदिनी के दिल में घर कर गया। वह जानती थी कि वह समाज के लिए काम कर रही है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी भी उसे निभानी थी। मीरा की मासूमियत ने उसे यह एहसास दिलाया कि बदलाव केवल समाज में ही नहीं, बल्कि उसके घर के भीतर भी होना चाहिए। वह अपनी बेटी और पति के साथ समय बिताने के लिए एक योजना बनाए और अब परिवार के साथ अपने कार्यों में संतुलन बनाने की कोशिश करने लगी। नया संकट, भ्रष्टाचार और साजिशें। एक दिन नंदिनी को एक बड़ा संकट सामने आया। कुछ लोग, जो उसकी नीतियों से असहमत थे, उन्होंने उसके आंदोलन और संस्था पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस आरोप से नंदिनी को गहरा धक्का लगा। उसकी ईमानदारी और उसकी लड़ाई को अब चुनौती दी जा रही थी। यह आरोप एक साजिश का हिस्सा था, क्योंकि कुछ राजनीतिक विरोधियों ने जानबूझकर उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। नंदिनी को ये समझ में आ गया कि उसकी लड़ाई अब और भी कठिन होने वाली है। उसे यह साबित करना था कि उसका आंदोलन, उसकी संस्था और उसके सभी कार्य निष्कलंक और सही थे। नंदिनी ने इस आरोप का सामना किया और सबूतों के साथ खुद को निर्दोष साबित किया। इसके बाद उसने ये संदेश दिया, जो लोग मुझे गिराने की कोशिश करेंगे, मैं उनका सामना करूंगी, क्योंकि मेरा संघर्ष सच के लिए है। उसकी यह ताकत और संघर्ष ने उसे और मजबूत किया, और उसके समर्थकों की संख्या भी बढ़ गई। आखिरी कदम, बदलाव की जड़। नंदिनी अब एक व्यापक बदलाव की ओर बढ़ रही थी। उसकी यात्रा व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक और फिर राजनीतिक तक फैल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि बदलाव तब होगा जब समाज की जड़ें, उसकी सोच और संस्कृतियां बदलेंगी। वह जानती थी कि यह लंबी लड़ाई है, लेकिन वह अब पूरी तरह से तैयार थी। वह कहती थी, हमारा लक्ष्य केवल सत्ता तक पहुंचना नहीं है, हमारा लक्ष्य तो हर दिल में बदलाव लाना है। और जब तक एक भी महिला और बच्ची दुनिया में तंग महसूस करती है, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। नंदिनी की धुन अब एक आंदोलन बन चुकी थी, जिसे न तो कोई रोक सकता था और न ही दबा सकता था। वह अब न सिर्फ समाज के लिए, बल्कि एक नई दुनिया बनाने के लिए लड़ रही थी। नंदिनी का संघर्ष अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो बदलाव चाहता था। उसने सशक्तिकरण के नए मायने समाज के कोने कोने में फैलाए थे, लेकिन उसकी यात्रा अब एक नई कठिनाई से जूझ रही थी। शक्ति की धारा, आंदोलन अब हर नुक्कड़,
हर गली, हर गांव में सुनाई दे रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसे अब और भी बड़े राजनीतिक और सामाजिक रुकावटों का सामना करना पड़ा। नए राजनीतिक खतरे। नंदिनी के आंदोलन का प्रभाव अब इतना बढ़ चुका था कि उसे विरोधियों से गंभीर खतरे आने लगे थे। उसके खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों ने मिलकर एक साजिश रचने की योजना बनाई थी। वे उसे चुनावी मैदान से बाहर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। एक दिन नंदिनी को सूचना मिली कि उसकी संस्था पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें कुछ फंड्स के गलत तरीके से इस्तेमाल का आरोप था। यह आरोप न केवल उसके आंदोलन को कमजोर करने के लिए था, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से भी नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास था। नंदिनी ने तय किया कि वह इन आरोपों से न डरकर अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से इसका सामना करेगी। उसने सभी फंड ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा पेश किया और यह साबित किया कि उसके संस्थान का हर काम पारदर्शी और साफ था। उसने ये भी बताया कि यह आरोप एक राजनीतिक चाल थी, ताकि उसकी आवाज को दबाया जा सके। मीडिया और जनता का समर्थन। नंदिनी का संघर्ष अब केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं था। वह समझ चुकी थी कि जब तक मीडिया और जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक इस झूठ को सामने लाना मुश्किल होगा। उसने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस और साक्षात्कारों में अपनी बात रखी। जनता को यह समझाया कि जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, वे उन्हीं ताकतों का हिस्सा हैं जो समाज में बदलाव से डरते हैं। शक्ति की धारा। आंदोलन अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। नंदिनी ने उन जगहों पर जाना शुरू किया जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी, गांव, छोटे शहर और शिक्षा से वंचित क्षेत्र। वहां लोगों को यह समझाया कि राजनीति सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। मीडिया ने नंदिनी की साहसिकता और उसकी ईमानदारी को सराहा। कई प्रमुख न्यूज चैनलों और अखबारों ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे समाज के लिए एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उसके समर्थकों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई। बड़े राजनीतिक मंच पर नंदिनी की स्थिति। जैसे जैसे नंदिनी का आंदोलन फैलता गया, वह अब बड़े राजनीतिक मंच पर भी चर्चा का विषय बन चुकी थी। कुछ दलों ने उसे समर्थन दिया, जबकि कुछ ने उसके खिलाफ अपनी रणनीतियां बनाई। एक दिन नंदिनी को एक बड़े राजनीतिक मंच पर आमंत्रित किया गया, जहां उसे अपनी पार्टी और उसके कार्यों के बारे में बोलने का अवसर मिला। वह मंच पर खड़ी हुई और उसने कहा, राजनीति केवल एक पार्टी के लिए नहीं होती, ये जनता के लिए होती है। हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्ची को उनके अधिकारों का हक मिलना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग जब तक ये नहीं समझेंगे, तब तक हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक आप हमें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, हम आपकी धारा के खिलाफ बहते रहेंगे। उसकी यह बात सुनकर हर व्यक्ति चुप हो गया। उसकी बातें न केवल तेज थीं, बल्कि सच्चाई से भरी हुई थीं। नंदिनी का प्रभाव अब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आने लगा था। नई उम्मीद और परिवार का समर्थन। हालांकि राजनीतिक लड़ाई में व्यस्त होने के कारण नंदिनी को अब भी अपने परिवार से दूरी महसूस हो रही थी। मीरा और आरव उसकी कमी को महसूस कर रहे थे। एक दिन मीरा ने उसे समझाया, माँ, हम जानते हैं कि तुम समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हो, लेकिन हम भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ चाहते हैं। क्या तुम हमें भी कुछ समय दे सकती हो? ये शब्द नंदिनी के दिल में एक गहरी चोट कर गए। उसने सोचा, क्या मैं इस लड़ाई में इतना खो चुकी हूँ कि अपने परिवार को नजरअंदाज कर रही हूँ? ये सोचते हुए नंदिनी ने एक निर्णय लिया कि वह अब परिवार और समाज दोनों के बीच संतुलन बनाएगी। उसने अपने कार्यों की प्राथमिकता तय की और कुछ समय हर सप्ताह अपने परिवार को देने का वादा किया। नए सहयोगी और आंदोलन की दिशा। अब नंदिनी को यह एहसास हो गया कि अगर वह समाज में असल बदलाव लाना चाहती है, तो उसे नई पीढ़ी के साथ काम करना होगा। उसने युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक नया मंच तैयार किया। यह मंच नए विचारों, योजनाओं और समाधान को लेकर आया था, जो मुख्यधारा के नेताओं से कहीं आगे थे। नंदिनी ने अपनी संस्थाओं और आंदोलनों को एक नई दिशा दी, जहां महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। उसने एक विशेष अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। नंदिनी के अनुसार, जब तक महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक समाज में असली बदलाव संभव नहीं है। नया संकट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। इस बीच नंदिनी को अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी चुनौती का सामना करना पड़ा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत की महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाए थे और नंदिनी का आंदोलन अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। हालांकि यह नंदिनी के लिए एक मौका था, लेकिन इसके साथ कुछ नकारात्मक परिणाम भी थे। कुछ ताकतें अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने का प्रयास कर रही थीं, ताकि वह अपने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। नंदिनी ने इसे अपनी चुनौती माना और कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे देश के भीतर की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं की है।
हम अपनी आवाज़ को कहीं से भी दबाने नहीं देंगे। नंदिनी ने ये भी बताया कि भारत में बदलाव के लिए भारत की महिलाओं की आवाज़ सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नंदिनी ने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय महिलाओं के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत किया। अंतिम लक्ष्य समानता की ओर नंदिनी अब समझ चुकी थी कि उसका जीवन सिर्फ राजनीतिक लड़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि एक समानता के आंदोलन का हिस्सा था। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि अगर समाज में वास्तविक बदलाव लाना है तो ये लड़ाई जीवन भर की होगी, और यह हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों से संभव हो सकती है। अब नंदिनी का असली लक्ष्य केवल सत्ता में आने या चुनाव जीतने का नहीं था, बल्कि यह था कि हर महिला और हर व्यक्ति को अपने अधिकार का एहसास हो और वे समाज में समानता के लिए आवाज उठा सकें। उसकी यह यात्रा अब तक बहुत लंबी रही थी, लेकिन वह जानती थी कि असली परिवर्तन तो तब आएगा जब हर किसी को बराबरी का अधिकार मिल पाए। नंदिनी की कहानी अब न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी यह यात्रा लगातार जारी थी, क्योंकि कभी हार मानने वाली नहीं। वह हर दिन अपने आंदोलन के जरिए समाज में बदलाव लाने के लिए जुटी रहती थी। नंदिनी का आंदोलन अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था, जहां उसका संघर्ष सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं था, बल्कि एक नई सोच और दृष्टिकोण का आगाज बन चुका था। उसका मानना था कि अगर समाज में वास्तविक परिवर्तन लाना है तो ये बदलाव सिर्फ महिलाओं के अधिकारों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक व्यक्ति, समाज और समुदाय के भीतर होना चाहिए। नई चुनौतियां और आलोचनाएं। हालांकि नंदिनी की सफलता ने उसे लाखों दिलों में जगह दी, लेकिन साथ ही उसे लगातार आलोचनाओं और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा था। कुछ लोग उसकी नीतियों को पसंद नहीं कर रहे थे, तो कुछ उसके आंदोलन को एक राजनीतिक एजेंडा मानते थे। इन आलोचनाओं से नंदिनी को गहरी चोट लगती, लेकिन वह कभी भी अपनी दिशा से भटकी नहीं। उसने ये समझ लिया था कि बदलाव का रास्ता हमेशा कठिन होता है, और समाज में जो बदलाव लाना है वह सिर्फ बड़े संघर्षों के बाद ही संभव है। एक दिन एक प्रमुख टीवी डिबेट में नंदिनी को एक विरोधी नेता ने कहा, आपके आंदोलन का मकसद सिर्फ महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है। आप बस सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती हैं। नंदिनी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह आंदोलन केवल राजनीति नहीं है, यह एक विचारधारा है जो समाज के हर व्यक्ति के लिए है। ये लड़ाई उन महिलाओं के लिए है जो अपना खुद का नाम तक नहीं रख सकती। ये लड़ाई उन बच्चों के लिए है जो शिक्षा से वंचित हैं। ये लड़ाई समाज के लिए है, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए। उसके इस उत्तर ने न केवल डिबेट के मंच को शांत किया, बल्कि उसकी सच्चाई और निष्ठा को और भी मजबूती से पेश किया। समाज के भीतर बदलाव की शुरुआत। नंदिनी ने अब अपने आंदोलन को और भी व्यापक बनाने के लिए स्थानीय समुदायों में काम करना शुरू किया। उसने यह महसूस किया कि जब तक हम बुनियादी स्तर पर लोगों की सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक समाज में असली परिवर्तन संभव नहीं होगा। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में स्थानीय योजनाओं को लागू किया। उसने सशक्त भारत नामक एक पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य गांवों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके तहत महिलाओं को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया गया। नंदिनी ने महिला कृषि समूहों, कुटीर उद्योगों और बाजार से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की, जिससे उन महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया गया, बल्कि उनकी आवाज़ को भी प्रभावी बनाया गया। अब महिलाएं सिर्फ अपने परिवारों की देखभाल नहीं कर रही थीं, बल्कि वे आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। नए सहयोगी और रिश्तों का विकास। नंदिनी के अभियान में अब न सिर्फ महिला सशक्तिकरण, बल्कि मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और संवेदनशील मुद्दों को भी शामिल किया गया। वह जानती थी कि समाज का बदलाव एक बड़े समग्र दृष्टिकोण से ही संभव है। इसने उसे नई पीढ़ी और विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं से जोड़ दिया। एक दिन नंदिनी की मुलाकात समीर से हुई, जो एक युवा पत्रकार था और समाज के मुद्दों पर लिखता था। समीर ने नंदिनी के काम को देखा और उसे एक मंच पर एकजुट करने का विचार दिया। समीर के साथ मिलकर नंदिनी ने समाज सुधार समन्वय कार्यक्रम शुरू किया, जो न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात करता था, बल्कि वह समाज के अन्य पिछड़े वर्गों की आवाज़ भी बनता था। समीर और नंदिनी के बीच गहरी मित्रता हो गई, और समीर ने हमेशा नंदिनी के आंदोलन को मीडिया के जरिए और भी मजबूती से फैलाया। नंदिनी का व्यक्तिगत संघर्ष और परिवार। हालांकि नंदिनी ने समाज में बड़े बदलाव किए थे, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन अब भी एक संघर्ष बन चुका था। मीरा, उसकी बेटी, अब बड़ी हो गई थी और वह जानती थी कि उसकी माँ कितनी व्यस्त है। कभी कभी मीरा ने नंदिनी से कहा, माँ, क्या हम कभी साथ में छुट्टी पर जा सकते हैं? क्या तुम हमेशा लोगों के लिए ही जीती रहोगी? ये सवाल नंदिनी के लिए एक आंतरिक संघर्ष बन गया।
वह चाहती थी कि मीरा समझे कि उसका आंदोलन हर महिला और बच्ची के लिए है, लेकिन वह ये भी समझती थी कि अपने परिवार को समय देना उतना ही महत्वपूर्ण है। एक दिन उसने आरव से बात की। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि समाज में बदलाव लाऊं, लेकिन क्या हम दोनों के बीच संतुलन बैठा पाऊंगी? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समाज के लिए जो किया है वह अद्भुत है, लेकिन तुम्हारे परिवार को भी तुम्हारी जरूरत है। हमें अब उस संतुलन को खोजना होगा। नंदिनी ने ये वादा किया कि वह अब अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी महत्व देगी। उसने मीरा और आरव के साथ समय बिताने के लिए कुछ दिन छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया। बड़ा संकट और नई उम्मीद समाज में बदलाव लाने के रास्ते में नंदिनी को एक और बड़ा संकट सामना करना पड़ा। अचानक कुछ अपराधियों ने उसकी संस्था पर हमला किया और एक रात उसके ऑफिस में आग लगा दी। ये हमला उसकी कमजोरी का प्रयास था। यह आग उसकी आवाज को बुझाने की कोशिश थी, लेकिन नंदिनी ने हार मानने के बजाय इसका जवाब दिया। उसने अपना ऑफिस फिर से तैयार किया और मीडिया के जरिए ये संदेश दिया, यह आग हमारी आवाज नहीं बुझा सकती। हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। इस घटना ने नंदिनी को और भी मजबूत किया और उसके समर्थकों का उत्साह बढ़ा दिया। अब नंदिनी ने यह संकल्प लिया कि वह केवल सशक्त महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए संघर्ष करेगी। नवीनतम आंदोलन, समाज की नई धारा। अब नंदिनी ने अपने आंदोलन को समाज की नई धारा के नाम से एक नया रूप दिया। यह एक बहुआयामी आंदोलन था जो सिर्फ महिलाओं के अधिकारों पर नहीं, बल्कि हर नागरिक के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर भी आधारित था। नंदिनी ने यह समझ लिया था कि अगर समाज में असल बदलाव लाना है, तो हमेशा के लिए परिवर्तन लाने के लिए उसे पूरी व्यवस्था को चुनौती देनी होगी। उसके आंदोलन का ये चरण अब एक नवीनतम आंदोलन बन चुका था, जो समाज के हर वर्ग को अपनी आवाज देने का काम कर रहा था। नंदिनी की यात्रा अब केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाली एक प्रेरणा की बन चुकी थी। वह जानती थी कि यह यात्रा लंबी है, लेकिन जब तक समाज में हर किसी को बराबरी का हक नहीं मिल जाता, तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि नंदिनी का मानना था, सच्चे बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। जब एक व्यक्ति बदलता है, तो एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र बदलता है। नंदिनी की कहानी अब एक लौ बन चुकी थी, एक ऐसी लौ जो कहीं मन तो कहीं प्रचंड थी, मगर बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसके आंदोलन, समाज की नई धारा, ने देश भर में चेतना की लहर फैलाई थी। लेकिन असली उजाला तब आता है जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, और नंदिनी के जीवन में एक और ऐसा ही दौर आने वाला था। आत्ममंथन का समय। एक सुबह जब नंदिनी अपने ऑफिस पहुंची, तो उसे एक चिट्ठी मिली। एक ग्रामीण महिला ने लिखा था, आपके आंदोलन ने मेरे जीवन में रोशनी लाई, लेकिन मेरी बेटी को अब भी पढ़ने नहीं दिया जाता। गांव वाले कहते हैं कि यह सब दिखावा है। क्या आप कभी हमारे गांव आ सकती हैं? इस चिट्ठी ने नंदिनी को भीतर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि अभियान चाहे जितना बड़ा हो जाए, अगर समाज की जड़ें नहीं बदली, तो बदलाव अधूरा रहेगा। उसने तुरंत अपने अगली यात्राओं का कार्यक्रम रद्द किया और उस गांव बिरसापुर के लिए निकल पड़ी। बिरसापुर पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते खराब थे, गांव में विरोध था। कुछ लोग चाहते थे कि नंदिनी न आए, क्योंकि उन्हें डर था कि बदलाव से उनकी परंपरागत सत्ता खत्म हो जाएगी। गांव पहुंचते ही नंदिनी ने देखा कि लड़कियां अब भी पर्दे में थीं, स्कूल भवन टूटा हुआ था और पंचायत पुरुष प्रधानों के इशारे पर चलती थी। लेकिन चुपचाप बैठना नंदिनी की आदत नहीं थी। उसने गांव के चबूतरे पर बैठकर एक सभा बुलाई। शुरू में लोग नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं झुंड बनाकर आने लगीं। बच्चों ने कान लगाकर सुना और लड़कियों की आंखों में उम्मीद झलकने लगी। नंदिनी ने कहा, बदलाव ऊपर से नहीं आता, वो आपके भीतर से शुरू होता है। आप अगर चाहें तो आपकी बेटियां कल टीचर, डॉक्टर या नेता बन सकती हैं। लेकिन अगर आप ही उन्हें रोकेंगे, तो ये आंदोलन केवल शहरों तक सिमट जाएगा। इस भाषण के बाद गांव में हलचल शुरू हो गई। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने समर्थन। लेकिन नंदिनी वहीं रुकी, खेतों में काम कर रही महिलाओं से मिली, बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और ग्राम प्रधान से सीधा सवाल किया। विरोध की आंधी नंदिनी की मौजूदगी गांव के पुराने ताकतवरों को पसंद नहीं आई। एक रात किसी ने उसके टेंट में आग लगाने की कोशिश की। संयोग से नंदिनी मीरा से फोन पर बात कर रही थी और समय रहते बच गई। लेकिन ये हमला उसे डरा नहीं सका। इसके उलट अगली सुबह नंदिनी खुद वहीं बैठ गई जहां आग लगी थी और वहीं से सभा शुरू की। उसने कहा, अगर बदलाव की राह में आग लगाई जाए, तो उसे बुझाने के लिए हम औरतें अब पानी नहीं, अपने आंसू नहीं, हिम्मत लेकर आएंगी। अब गांव की महिलाएं एकजुट होने लगीं। कुछ ही हफ्तों में गांव में पहला महिला समूह बना, लड़कियों की पढ़ाई के लिए कोचिंग शुरू हुई और पंचायत में पहली बार किसी महिला ने सार्वजनिक तौर पर आवाज उठाई।
राष्ट्रीय मान्यता और अंतर्राष्ट्रीय मंच बिरसापुर में जो हुआ वो मीडिया की नज़र में आया। नंदिनी को संयुक्त राष्ट्र के महिला सशक्तिकरण फोरम में आमंत्रित किया गया, जहां उसे ग्रासरूट्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। न्यूयॉर्क में दिए गए अपने भाषण में नंदिनी ने कहा, मैं एक नेता नहीं, एक संदेशवाहक हूँ। संदेश यह है कि समाज बदल सकता है अगर दिल और दिशा दोनों साथ हों। इस भाषण ने उसे एक वैश्विक आइकन बना दिया, लेकिन नंदिनी अब भी उसी सादगी से वापस लौटी, उसी गांवों में, उन्हीं बेटियों के पास जहां बदलाव की असली जमीन थी। मीरा का चुनाव। अब कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आती है। नंदिनी की बेटी मीरा, जो अब कॉलेज में थी, उसने भी समाज सेवा का रास्ता चुना। उसने नंदिनी से कहा, माँ, अब मैं भी अपने तरीके से बदलाव लाना चाहती हूँ। मीरा ने विश्वविद्यालय के स्टूडेंट बॉडी का चुनाव लड़ा और जीत गई। नंदिनी को लगा जैसे उसकी लगी हुई बीज अब पेड़ बन रहे हैं और उन पेड़ों की छांव में नई पीढ़ी तैयार हो रही है। अंत की ओर नहीं, शुरुआत की ओर। अब नंदिनी का सपना था देश भर में एक गांव, एक नेता, महिला नेतृत्व योजना शुरू करना। उसका मानना था कि हर गांव में एक महिला नेतृत्व करे तो पूरे देश की दिशा बदल सकती है। इस योजना के लिए उसने सरकारी और गैर सरकारी साझेदारियों से जुड़ाव शुरू किया। अब नंदिनी की सोच आंदोलन से नीति निर्माण तक पहुंच चुकी थी। और तब एक शाम, जब वो अपने छोटे से घर की बालकनी में बैठी थी, मीरा पास आकर बोली, माँ, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा? इतने खतरे, विरोध, जलन, कभी थकती नहीं हो? नंदिनी ने आकाश की ओर देखा, हवा में सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, डर तो हर किसी को लगता है मीरा, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद चलते रहते हैं और वही बदलाव लाते हैं। अब कहानी नंदिनी की बेटी मीरा की नज़र से आगे बढ़ती है। एक नई पीढ़ी, नया सोच, पर माँ से मिले मूल्यों की वही जड़ें। नंदिनी ने एक चिंगारी जलाई थी, अब मीरा उसे मशाल बना रही थी। कॉलेज का मोर्चा। मीरा अब एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई कर रही थी। चुनाव जीतने के बाद वह स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट बनी और उसने वही आदर्श अपनाए जो उसने माँ से सीखे थे, सच, साहस और सेवा। मीरा ने कैंपस में सबसे पहले एक बात उठाई, जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल नियम, जिससे लड़कियों को देर रात आने जाने पर पाबंदियां न झेलनी पड़े। उसने कहा, सुरक्षा का बहाना अब स्वतंत्रता की बेड़ियां नहीं बननी चाहिए। उसके प्रस्ताव को पहले भारी विरोध मिला, लेकिन जब उसने छात्राओं की आवाज़ें, घटनाएं और आंकड़े रखे तो यूनिवर्सिटी प्रशासन झुकने पर मजबूर हो गया। नंदिनी की छाया से बाहर निकलने की कोशिश। हालांकि मीरा सब कुछ अपने दम पर कर रही थी, मगर हर कोई उसे नंदिनी की बेटी कहकर पहचानता था। एक बार एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपके संघर्ष में आपकी माँ की पहचान कितनी मदद करती है? मीरा ने जवाब दिया, मैं माँ की छाया में नहीं, उनके कंधे पर खड़ी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने दरवाजे खोले, अब मैं उनमें से और दरवाजे खोलना चाहती हूँ। जमीनी हकीकत से सामना। कॉलेज के बाद मीरा ने भी 1 साल के लिए ग्रामीण फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसी रास्ते पर जो उसकी माँ ने कभी चुना था। उसे भेजा गया राजस्थान के एक दूरस्थ गांव धारियावास। यहाँ हालात और भी कठिन थे। मीरा को न सिर्फ लोगों के बीच विश्वास पैदा करना पड़ा, बल्कि वहाँ की जातिगत और लैंगिक जकड़नों से भी भिड़ना पड़ा। वह गांव की लड़कियों के लिए एक डिजिटल शिक्षा केंद्र खोलना चाहती थी, लेकिन ग्राम पंचायत ने कहा, बिटिया लोग मोबाइल से बिगड़ जाती हैं। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मोबाइल से बिगड़ती तो लड़के क्यों नहीं बिगड़ते? ज्ञान और गुमराही का फर्क सोच में होता है, तकनीक में नहीं। नया आंदोलन, दर्पण। मीरा ने गांव की ही लड़कियों के साथ मिलकर एक नया ग्रुप बनाया, दर्पण, जिसका अर्थ था अपनी असली पहचान देखना। इस ग्रुप ने लड़कियों को पढ़ाई, आत्मरक्षा और मोबाइल के जरिए ऑनलाइन स्किल सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के घरों में ये बदलाव दिखने लगा। लड़कियां अब परिवार की आर्थिक मदद भी कर रही थी। नंदिनी और मीरा, 2 धाराएं। एक धारा। एक दिन जब नंदिनी मीरा से मिलने गांव पहुंची तो उसने देखा कि वहां लड़कियां उसी आत्मविश्वास से बोल रही थी जैसे सालों पहले दिल्ली में महिलाएं उसकी सभा में बोला करती थी। नंदिनी ने मीरा से कहा, मैंने बीज बोया था और तूने पेड़ भी उगा दिया और उसकी छांव भी बना दी। मीरा ने जवाब दिया, माँ, अब समय है कि हम दोनों मिलकर एक जंगल तैयार करें जहां हर बच्ची, हर औरत अपनी जड़ें फैला सके। एक नई यात्रा की शुरुआत। मीरा और नंदिनी ने अब मिलकर एक नेशनल यूथ प्लेटफॉर्म शुरू किया, नाम रखा रचना। इसका मकसद था गांव शहर की दूरी मिटाना, महिलाओं और युवाओं को एकजुट करना, नीतियों को जमीनी हकीकत से जोड़ना। रचना अब युवाओं के लिए नेतृत्व, नीति निर्माण, शिक्षा और स्टार्टअप में इंक्यूबेशन केंद्र बन चुका था। अंत नहीं, उत्तराधिकार। अब एक नई सुबह थी जहां नंदिनी पीछे खड़ी थी और मीरा आगे।
मशाल अब हाथों में बदल चुकी थी, हाथों से काम और बदलाव दोनों किया जा रहा था। नंदिनी की धुन अब एक कोरस बन चुकी थी, जिसमें मीरा की आवाज हजारों लड़कियों की आवाजों के साथ मिलकर गूंज रही थी। मीरा का रचना प्लेटफॉर्म अब सिर्फ एक संगठन नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। देश भर के युवा, चाहे शहर के हों या गांव के, इससे जुड़ रहे थे। नंदिनी जहां कभी अकेली आवाज थी, अब मीरा ने उसे हजारों आवाजों में बदल दिया था। लेकिन अब समय था सिर्फ आवाज उठाने का नहीं, बल्कि निर्णय लेने का। मीरा की नई चुनौती राजनीति में प्रवेश। देश में आगामी लोकसभा चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी थी। कई प्रमुख राजनीतिक दल रचना के प्रभाव से अवगत हो चुके थे। मीरा को टिकट का ऑफर मिला, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में या किसी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। मीरा उलझ गई। नंदिनी ने एक शाम पूछा, क्या तुम सत्ता की ओर बढ़ने को तैयार हो मीरा? मीरा ने जवाब दिया, अगर नीति बनानी है तो नीति के भीतर जाना होगा। मैं बदलाव सिर्फ मंच से नहीं, संसद से भी करना चाहती हूँ। आखिरकार मीरा ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ने का फैसला किया, बिना किसी दल का झंडा उठाए, केवल रचना के विश्वास को लेकर। जनता की उम्मीद, एक नई राजनीति। मीरा का चुनाव प्रचार अनोखा था, न बड़े पोस्टर, न जाति आधारित नारों का सहारा। वो हर मोहल्ले, हर गांव, हर स्कूल और हर खेत में गई और बोली, मैं वादा नहीं करती, मैं साथ देने आई हूँ। लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि वो उन जैसी थी, लेकिन सोच उससे कहीं आगे की थी। विपक्ष ने उसे नंदिनी की बेटी कहकर कमजोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने मंच से उत्तर दिया, हाँ, मैं नंदिनी की बेटी हूँ, और अगर यह जुड़ाव किसी को डराता है तो समझ लीजिए कि डर सही जगह लगा है। चुनाव परिणाम और ऐतिहासिक जीत। नतीजों की रात पूरा देश टीवी के सामने था, और जब मीरा ने एक युवा महिला उम्मीदवार के रूप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो सिर्फ उसके इलाके में नहीं, बल्कि पूरे देश में जश्न मनाया गया। मीरा अब सबसे कम उम्र की सांसद बनी थी। पहला भाषण, संसद में नई हवा। मीरा ने अपने पहले भाषण में कहा, ये सीट मेरी नहीं, उन हजारों बेटियों की है जिनकी आवाज कभी गूंज नहीं पाई। मैं यहाँ प्रतिनिधि बनकर नहीं, जिम्मेदारी लेकर बैठी हूँ। पूरा सदन कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। एक नई पीढ़ी संसद में प्रवेश कर चुकी थी, और उसकी भाषा ईमानदारी और बदलाव की थी। एक व्यक्तिगत मोड़, समीर की वापसी। इस बीच पत्रकार समीर, जो कभी नंदिनी की पत्रकारिता यात्रा का साथी था, अब मीरा की राजनीति पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। दोनों के बीच पुरानी जान पहचान अब एक नई केमिस्ट्री में बदल रही थी। मीरा ने समीर से पूछा, क्या तुम मेरे साथ इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो? सिर्फ कवर करने वाले नहीं, साथ चलने वाले। समीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब रिपोर्टर नहीं, तुम्हारी कहानी का किरदार बनना चाहता हूँ। नंदिनी का गौरव और विराम। एक शाम संसद भवन के बाहर नंदिनी और मीरा साथ बैठी थी। नंदिनी ने कहा, तू अब मेरी कहानी की आखिरी पंक्ति है, और अपने युग की पहली पंक्ति भी। मीरा ने माँ का हाथ थामा और कहा, अब तू पीछे बैठ जा माँ, स्टीयरिंग अब मैं संभालती हूँ। मीरा अब केवल एक सांसद नहीं थी, वह एक प्रतीक बन चुकी थी, आधुनिक भारत की युवा, निडर और संवेदनशील आवाज। रचना प्लेटफॉर्म देश भर में फैल चुका था, और उसकी लोकप्रियता सीमाओं के पार पहुंचने लगी थी। एक दिन भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र से निमंत्रण मिला, यूएन वुमेन ग्लोबल लीडरशिप फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित की गई मीरा। संयुक्त राष्ट्र का मंच, एक भारतीय बेटी की गूंज। न्यूयॉर्क में यूएन के मंच पर जब मीरा पहुंची, तो हजारों प्रतिनिधियों के सामने उसने न झुककर सिर ऊंचा रखा। उसने अपने भाषण की शुरुआत उन गांवों की आवाज से की, जिनकी पगडंडियों से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। मुझे मंच की आदत नहीं, पर मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि बिना मंच के कैसे चिल्लाया जाता है। उसने बताया कैसे भारत की बेटियां अब चूल्हे से निकलकर संसद, स्कूल और स्टार्टअप्स तक पहुंच रही हैं। भाषण के अंत में उसका एक वाक्य सबको खड़ा कर गया। समय बीतता गया। नंदिनी अब 65 की हो चुकी थी। उसके बालों में सफेदी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो बदलाव के पहले कदम में थी। मीरा अब देश की केंद्रीय मंत्री बन चुकी थी। रचना अब एक वैश्विक नेटवर्क था। देश में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था, और उसमें मीरा का नेतृत्व निर्णायक साबित हुआ। वो लड़ाई जो कभी नंदिनी ने नुक्कड़ नाटक से शुरू की थी, आज संविधान की किताब में दर्ज हो चुकी थी। नंदिनी की आखिरी यात्रा। एक सुबह नंदिनी ने मीरा को पास बुलाया। वो शांत थी, मुस्कुरा रही थी। अब मैं आराम चाहती हूँ मीरा। उम्र के इस मोड़ पर मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने वो देख लिया है जो कभी सपना था। मीरा भावुक हो गई। तू तो हमेशा कहती थी कि जब तक सांस तब तक संघर्ष। हाँ, नंदिनी ने कहा, पर जब संघर्ष विरासत बन जाए तो सिपाही पीछे हट सकते हैं।
अब तू है और तेरे साथ हजारों हैं। नंदिनी ने मीरा का हाथ थामा और कहा, तू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस देश की उम्मीद बन गई है। मेरी धुन अब तेरा सुर बन गई है। और उसी रात नंदिनी चुपचाप चली गई, नींद में, शांति से, जैसे कोई धुन धीरे धीरे फेड हो जाती है। राजघाट की मिट्टी में एक बीच नंदिनी का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान से हुआ। कोई तामझाम नहीं, बस महिलाएं, बच्चे और वो लोग जो कभी उसकी धुन से जुड़े थे। मीरा ने राजघाट की मिट्टी में एक नीम का बीज बोया और कहा, इस पेड़ की छांव में कभी एक लड़की खड़ी थी जिसने आवाज उठाई थी। आज ये छांव लाखों लड़कियों की हिम्मत बनेगी। अंतिम दृश्य, संसद भवन में मीरा का भाषण। नंदिनी की मृत्यु के कुछ महीने बाद मीरा ने संसद में खड़े होकर अपने जीवन का सबसे भावुक भाषण दिया। माँ, तू संसद में कभी नहीं आई, पर तेरी आवाज हर कुर्सी पर है। तू किताबों में नहीं, मेरी सोच में जिंदा है। तू अब नाम नहीं, एक दिशा है। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। और जब धुन विरासत बन जाए, कहानी यही पूर्ण विराम पाती है। नंदिनी अब नहीं है, पर उसकी धुन मीरा के जरिए हर लड़की, हर बेटा, हर नागरिक के दिल में गूंज रही है, एक बेहतर भारत की उम्मीद बन। अनकही धुन, निर्णय और सारांश। अंतिम पृष्ठ। निर्णय, कंक्लूजन। अनकही धुन केवल एक माँ बेटी की कहानी नहीं थी। यह एक विचार की यात्रा थी जो सामाजिक बदलाव से शुरू होकर राजनीतिक जागरूकता, नीतिगत नेतृत्व और अंततः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण का प्रतीक बन गई। नंदिनी ने जहां संघर्ष की चिंगारी जलाई, मीरा ने उसे मशाल में बदला। और अब वह मशाल पूरे देश के लिए रास्ता दिखाने वाली रोशनी बन चुकी है। नंदिनी की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, वह एक युग की पूर्णता और दूसरे की शुरुआत थी। सारांश, समरी। नंदिनी, एक साधारण ग्रामीण लड़की, ने सामाजिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई और देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। उसने बेटी मीरा को अपने मूल्यों और सोच की जमीन पर पाला। मीरा ने रचना नामक राष्ट्रीय मंच बनाया, जो युवाओं और महिलाओं को सशक्त करता है। वह सांसद बनी, मंत्री बनी और अंततः संविधान में बदलाव तक का नेतृत्व किया। माँ बेटी के रिश्ते ने नेतृत्व की दो पीढ़ियों को जोड़ा, जहां एक ने शुरुआत की, दूसरी ने उसे मुकाम तक पहुंचाया। नंदिनी की मौत एक विराम थी, बट द लेगेसी लिव्स ऑन। अनकही धुन अब हर बेटी के भीतर बज रही है। ये कहानी हमें सिखाती है, बदलाव की कोई उम्र नहीं होती और सपनों की कोई सीमा नहीं। जब एक आवाज ईमानदार होती है, तो वो इतिहास बना सकती है। अगर अनकही धुन ने आपके दिल को छू लिया हो, तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि ये धुन सिर्फ शब्द नहीं, एहसास भी बनी। शेयर करें ताकि नंदिनी और मीरा की कहानी हर उस दिल तक पहुंचे जो बदलाव का सपना देखता है। कमेंट करें, अपने विचार जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज़ हमारी अगली कहानी की प्रेरणा बन सकती है। धन्यवाद।